प्रिय छात्रों, 10वीं कक्षा के 9वें पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में आप सभी को स्वागत है। इस ईमानदारों के सम्मेलन पाठ का अध्ययन करने से पहले इस पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो मैंने यहाँ शामपट पर हरिशंकर परसाई जी की कुछ संक्षिप्त में परिचय लिखा हुआ हूँ। आप सभी छात्र अपने अपने पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 78 में देखें हरिशंकर परसाई जी का परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ और उनका जन्म स्थान है जमानी नामक गांव, जो मध्य प्रदेश राज्य में आता है। जमानी नामक गांव उनका जन्म स्थान। और कलम को लेखन की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा है। हरिशंकर परसाई जी कलम को तलवार मानते थे और हिंदी साहित्य क्षेत्र के जगत में इनका योगदान भी बहुत है, इसलिए उन्हें बहुत बड़ी हस्ती के रूप में माना जाता है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जो मैंने यहाँ शामपट पर भी लिखा हुआ हूँ। देखिए आप, हंसते हैं रोते हैं, इन्हीं के द्वारा रचित यह एक प्रमुख रचना है। भूत के पांव पीछे, परसाई द्वारा रचित यह एक प्रमुख रचना है। और सदाचार का ताबीज और वैष्णव का फिसलन आदि, और भी बहुत सारे रचनाएं यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने रचे हुए हैं। उनमें से कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आपको अध्ययन के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए छात्रों, आज हम उन्हीं के द्वारा रचित ईमानदारों के सम्मेलन में, यह एक व्यंग्य रचना है। इसका विधा कैसी है? व्यंग्य रचना। देखिए, इस पाठ का आशय, जो प्रस्तुत व्यंग्य रचना को रचित श्री हरिशंकर परसाई जी ने आपसे भी कुछ अपेक्षा की है और आशा की है, तो वह आशय क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। पृष्ठ संख्या 73 में देखिए। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत यह है व्यंग्य रचना में जो आज समाज में होने वाले असंगति, जो घटनाएं घटती हुई हैं, जो संगति घटती है, उस घटनाओं के ओर बहुत ध्यान दिया गया है। और इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस व्यंग्य रचना में हास्य और व्यंग्य का, दोनों का मिश्रण इस व्यंग्य रचना में है, परसाई द्वारा रचित। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। तो देखिए, इस व्यंग्य रचना में परसाई जी ने यह एक ज्ञान देने के लिए आपको यह पाठ
अध्ययन के लिए रखा है कि जो लोग आज समाज में मैं ईमानदार हूं कहकर बड़ी शान से अपना नाम रोशन करते रहते हैं, तो उन लोगों का पर्दाफाश करने का प्रयत्न इस पाठ के द्वारा परसाई जी ने किया है। यही इस पाठ का, इस व्यंग्य रचना का आशय है। तो छात्रों, इस व्यंग्य रचना को हम अध्ययन करने से पहले इस पाठ के निहित आए हुए कुछ नए शब्दों को हम जान लेंगे तो पाठ हमें और भी सुलभता से मालूम हो जाएगा। तो सभी छात्र देखें, 78 पृष्ठ संख्या में शब्दार्थ है। मैं आपको एक एक करके शब्दार्थ बताऊंगा, तो आपको पाठ पढ़ाते समय उसका अर्थ बहुत ही जल्दी तुरंत मालूम हो जाएगा। देखिए, पर्दाफाश जो एक नया शब्द इस व्यंग्य रचना में, इस पाठ में आया हुआ है, इसका अर्थ यह है अनावरण। जो उसका निजांश बताना, पर्दाफाश करना, यानी जो कन्नड़ में कहते हैं बಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡುವುದು, ಅವನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। सो उसी तरह पर्दाफाश का अर्थ है अनावरण करना। कतई एक शब्द आया हुआ है हरगिज, इसका अर्थ होता है हरगिज, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं यावागलू, यावत्तु ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और हल्फिया एक शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है आने, जो हम कन्नड़ में कहते हैं आने मार रहता है, जो बार बार लोग कहते हैं, और इसका अर्थ है हिंदी में कसम से। हल्फिया कसम से, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಣೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ। और तकलीफ यह शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है कष्ट, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं कष्टा। शानदार शब्द आया हुआ है, शानदार शब्द का अर्थ है वैभवयुत, हम कन्नड़ में कह सकते हैं वैभव। वैभवयुत हम कहते हैं ये ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। सो शानदार शब्द का अर्थ यह है वैभवयुत। और डेलीगेट, डेलीगेट यह एक अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ यह है प्रतिनिधि, अतिथि। जो प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं, डेलीगेट कहते हैं। और समारोह, समारंभ कन्नड़ में कहते हैं समारंभ, यानी उत्सव। उत्सव भी कह सकते हैं, उत्सव का अर्थ यह होता है उत्सव, जो समारंभ। और हिचक, हिचक शब्द आया हुआ है, हिचक शब्द का अर्थ यह होता है संकोच, कन्नड़ में भी कह सकते हैं संकोच। ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ। हिचक अर्थ यह होता है कि हिंदी में संकोच। गनीमत एक शब्द आया हुआ है, गनीमत खुशी की बात, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು, ಸಂತೋಷದ ಮಾತು। चश्मा एक शब्द आया हुआ है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡಕ, ಕನ್ನಡಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚಶ್ಮಾ। और ऐनक। कागजात, कागजात शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ यह है कागज या पत्र, अथवा कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲೆ, कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲೆ। हल्ला शब्द आया हुआ है, हल्ला शब्द का अर्थ यह है शोर, शोर। और ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಅಧಿಕ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು। और इत्मीनान, इत्मीनान शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ यह है भरोसा,
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ವಾಸ. ಹರಾರತ್ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೈ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಜ್ವರ ಬರೋದಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಗೆ ಏನಾಗೋದು, ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹರಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಆದಾಗ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರು ಬಂದಾಗ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೆವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹರಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜ್ವರನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ವರನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ हरारत शब्द का अर्थ यह है हल्का ज्वर. हरगिज शब्द आया हुआ है. हरगिज ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹರಗೀಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಕತೈ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವತ್ತು, ಹೌದಾ. ಹರಗೀಜ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇದು ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹರ್ಗೀಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಹಾನ. सिरहाना शब्द का अर्थ यह है कि तकिया. और ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ತಲೆದಿಂಬು. ತಲೆದಿಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಹಾನ ಅಥವಾ ತಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ कठिनते अनिसोदिल्ल. छात्रों देखिए, हम पाठ प्रारंभ करेंगे. पृष्ठ संख्या 73 में देखिए. अब हमने इस व्यंग्य रचना के लेखक का परिचय प्राप्त किया, परसाई जी का, और आशय जान लिया, और इस पाठ के निहित, इस व्यंग्य रचना के निहित नए शब्दों का अर्थ भी जान लिया. तो अब हम पाठ की ओर चलें. सभी छात्र अपने अपने पुस्तकें देखें. मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं. मैंने कभी भी, कहां पर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो मैं ईमानदार माना जाऊं. मैंने ईमानदारी का कार्य किया ही नहीं है, तो मैं कैसे ईमानदार मानूं, तो मैं कैसे ईमानदार कहलाऊं. और न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं. न जाने उन लोगों को कौन सा भ्रम हो गया है, न जाने उन लोगों को क्या मेरी अच्छाई दिखाई दी होगी, उन्होंने मुझे ईमानदार माना, ईमानदार समझा. मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. मुझे एक दिन मेरे घर पर एक पत्र आ मिला. उस पत्र में लिखा हुआ था, साहब हम इस शहर में एक ईमानदारों का समारंभ कर रहे हैं, एक सम्मेलन कर रहे हैं. उस पत्र में लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, और आप तो इस देश के प्रसिद्ध ईमानदारों में से एक हैं. उस पत्र में लिखा हुआ था, परसाई जी को जो पत्र आकर मिला, उन्हें लिखा हुआ था कि हम इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन करना चाहते हैं, और आप तो इस देश के बहुत प्रसिद्ध ईमानदार में से एक हैं. और लिखा हुआ था, हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. और उस पत्र में लिखा हुआ था, तो साहब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बृहद ईमानदार सम्मेलन का आप उद्घाटन करें.
उस पत्र में लिखा हुआ था, हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। और उस पत्र में लिखा हुआ था, साहब हम आपको इस सम्मेलन में आने और जाने का प्रथम श्रेणी का प्रथम दर्जे का किराया देंगे, पैसा देंगे, और आपको हम यहाँ पर रहने के लिए, आवास के लिए और भोजन पानी के लिए उत्तम व्यवस्था करेंगे, जो आपको कतई भी तकलीफ न हो, कतई भी कष्ट न सहना पड़े, उस प्रकार हम आपकी व्यवस्था करेंगे, जो उस पत्र में लिखा हुआ था। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आपके इस सम्मेलन का उद्घाटन करने से और इस सम्मेलन में भाग लेने से इस देश के ईमानदारों को और उदीयमान ईमानदारों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ आपको हम इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं गया, उस पत्र को पढ़कर परसाई जी ने सोचा तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उस परसाई जी ने उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। और किस प्रकार गए देखिए, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। देखिए यहाँ कसम खाकर कह रहे हैं परसाई जी, परंतु मैंने उस सम्मेलन में इस कारण के लिए गया, मैंने कसम से एक ईमानदार बनकर उस सम्मेलन में नहीं गया, क्योंकि मैं ईमानदार हूं ही नहीं हूं। मैं ईमानदार तो नहीं हूं, परंतु उन लोगों ने मुझे ईमानदार का स्थान दे बैठे हैं, तो मैंने उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया, लेकिन ईमानदार बनकर नहीं, अपने मन में सोचकर यहाँ परसाई जी ने गए। और कहते हैं, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। मैं कसम खाकर हल्फिया से कहता हूं, मैं ईमानदारी के लिए उस सम्मेलन में नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ईमानदारी से मुझे कुछ लेना देना, ईमानदारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ईमानदारी बनकर उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गया। मैं यहाँ हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। देखिए परसाई जी ने यह सोचकर उस सम्मेलन में गया कि उन लोगों ने पत्र में लिखा है, आपको हम आने जाने का प्रथम श्रेणी का किराया देंगे। तो परसाई जी के मन में यह सोच आई, मैं दूसरे दर्जे में जाऊंगा और उन लोगों से प्रथम श्रेणी के प्रथम दर्जे में आया हूं कहकर प्रथम दर्जे का किराया लूंगा। देखिए यह ईमानदारी है, कतई नहीं। और इस तरह 150 रुपए बचेंगे। देखिए यहाँ पर परसाई जी ने सोचा कि मैंने दूसरे दर्जे में जाऊंगा और उन लोगों से पहले दर्जे का किराया लूंगा। मैं इस तरह करने से मुझे 150 रुपये मिलेंगे, 150 रुपये मुझे बच जाएंगे। देखिए, और यह बेईमानी कहलाएगी। क्या यह ईमानदारी है? नहीं, यह तो बेईमानी है। देखिए यहाँ पर ईमानदार और बेईमानदार, ईमानदार का विलोम शब्द है बेईमानी, ईमानी बेईमानी। और पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? देखिए मैं दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का किराया लूंगा, उससे मुझे 150 रुपये तो बच जाएंगे, मिल जाएंगे। परंतु मैं यहाँ कहता हूं तो यह ईमानदारी तो नहीं है, बेईमानी है। पर उन लोगों ने मुझे ईमानदार माना ही क्यों? मैं तो ईमानदार नहीं हूं। इस तरह सोचकर परसाई जी ने उस सम्मेलन में गए, 150 रुपये का बचत कर लिया। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ।
जब स्टेशन पर परसाई जी पहुंचे तब उनका बहुत शानदार रूप से, बहुत ही वैभवयुत से उनका स्वागत किया गया। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गईं। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। देखिए, स्टेशन पर परसाई जी को बहुत वैभव से और शानदार से स्वागत किया गया। तब उनके गले में एक 10-20 फूल की मालाएं पहनाई गईं। तब फूल की मालाएं पहनते ही परसाई जी के मन में यह सोच आई, इतने सारे फूल मालाएं मेरे गले में डाल दिया है उन लोगों ने। अगर यदि कोई आसपास कोई माली होता तो यह फूल मालाएं उसे बेच देता, उससे भी मुझे कुछ पैसे बच जाते। देखिए उनकी सोच। आज ईमानदार कहलाने वाले परसाई जी अपने मन में यह सोच रहे हैं कि बेईमानी। उससे पहले परसाई जी ने भी आपको बताया है वे तो ईमानदार है ही नहीं, तो उन लोगों ने ये परसाई जी को ईमानदार मान बैठा है, समझ बैठा है। यह इस प्रकार सोचा। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया और सीधा स्टेशन से परसाई जी को एक बहुत बड़े होटल में ले गए और उस होटल के बहुत अच्छे सुविधा के तौर पर रहने वाले कमरे में परसाई जी को ठहराया गया। रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे, जो परसाई जी को एक बहुत बड़े होटल में लेकर गए। उस होटल के बाएं तरफ और सामने वाले कमरों में बहुत सारे और भी प्रतिनिधियां थीं। लगभग 30 से 35 प्रतिनिधियां उस होटल में ठहरे थे और परसाई जी भी उस होटल के एक कमरे में ठहरे थे और वहां के आयोजनकर्ताओं ने उन्हें एक कमरा दे दिया था। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। जो परसाई जी को कमरा दिया गया था, उस कमरे में और भी 2 ईमानदार डेलीगेट अर्थात प्रतिनिधि उस कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। तब परसाई जी ने सोचा यदि इस कमरे को पूरा का पूरा मुझे अकेला दे देते तो मैं इस कमरे को ताला लगाकर जाया करता था, परंतु यहाँ पर तो मैं अकेला नहीं हूँ, और भी 2 जो प्रतिनिधि इस कमरे में ठहरे हुए हैं, तो अब ताला लगाना गलत होगा। और उसने सोचा और उन्होंने कहा तकलीफ होगी, यदि मैंने ताला लगाया तो दूसरे प्रतिनिधियों को तकलीफ होगी। यह सोचकर परसाई जी ने चुप रहा। मैंने ताला नहीं लगाया, उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। यह सोचकर यदि मैं कमरे को ताला लगाऊंगा तो इस कमरे में रहने वाले और भी अन्य 1-2-3 जो मेरे साथी हैं उनको तकलीफ होगी। यह सोचकर परसाई जी ने रूम को ताला लगाना छोड़ दिया और सम्मेलन का शानदार उद्घाटन किया परसाई जी ने, और लगभग 1 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया, व्याख्यान दी, लोगों को बताया। ईमानदार के तौर पर उन्होंने 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जा चुके थे, सब लोग भाषण के सुनकर जो समारंभ समाप्त होने के बाद सब लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। जो मुख्य अतिथि थे परसाई जी, वे वहां समारंभ के पास थे।
मुझसे लोग बातें कर रहे थे, मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। और भी बहुत सारे लोग आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, बहुत ही शानदार अपने विचार अपने भाषण के रूप से दिया। इस प्रकार परसाई जी को अन्य लोग मिलने बातें करने वहाँ पर आ रहे थे और उनसे बातें करते करते ही परसाई जी अपने जो चप्पलें वहाँ छोड़ी थी नीचे, वो चप्पलें ढूंढने के लिए चप्पलें के पास चले जाने लगे। देखा मेरी चप्पलें गायब थीं। जब परसाई जी ने अपने चप्पलें छोड़कर समारोह का उद्घाटन करने के लिए ऊपर गए थे, तो तब समारोह का उद्घाटन किया और भाषण दिया। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे और कुछ लोग उन्हें बातें कर रहे थे। तो तब परसाई जी ने उतरकर उस स्टेज को उतरकर नीचे आकर अपने चप्पलें ढूंढने लगे, तो दोनों चप्पलें गायब थीं। तो वहां नहीं थी, परसाई जी की चप्पलें वहां पर नहीं थी, नई और अच्छी चप्पलें थीं। परसाई जी ने इस सम्मेलन को आने के लिए नई चप्पलें खरीद कर लाई हुई थीं। नई चप्पलें गायब हो गईं। कहां पर? शानदार उद्घाटन, ईमानदारों के सम्मेलन में का जो शानदार उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में लेखक परसाई जी की चप्पलें गायब हो गईं। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थीं। जो परसाई जी ने चप्पलें छोड़ी थीं, उस स्थान पर फटी हुई पुरानी चप्पलें पड़ी हुई थीं। मैंने उन्हें ही पहन लिया। अनिवार्य के रूप से परसाई जी ने जो फटी पुरानी चप्पलें जो वहां पर पड़ी हुई थीं, उन्हीं को परसाई जी ने पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया और वहां पर रहने वाले सभी लोगों को पता चल गया कि जो उद्घाटन किए मुख्य अतिथि परसाई जी की चप्पलें समारोह में कोई चुरा ले गया, उनकी चप्पलें गायब हो गईं। यह बात का वहां सभी लोगों को यह बात फैल गई। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। जब परसाई जी अपने कमरे चले गए, तो वहां पर एक ईमानदार, जो वहां 30 से 35 लगभग प्रतिनिधियां ठहरे हुए थे उस होटल में, उस होटल के एक प्रतिनिधि ने परसाई जी को मिलने के लिए उनके कमरे चले आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? एक प्रतिनिधि आकर, एक ईमानदार प्रतिनिधि आकर परसाई जी से कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन ले गए? आपकी चप्पलें उस समारोह में गायब हो गई, चोरी हो गई? इस प्रकार प्रश्नार्थक रूप से परसाई जी को पूछने लगा। मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलें की अदला बदली हो ही जाती है। जी हाँ, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा शानदार सम्मेलन था और मेरी चप्पलें चोरी हो गई, मेरी चप्पलें कोई पहन ले गया। जाने दीजिए, इतना बड़ा तो समारोह में इतनी छोटी अदला बदली हो जाती ही है। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से परसाई जी ने उस ईमानदार प्रतिनिधि को कहने लगे। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थीं। इतना कहते ही उस ईमानदार प्रतिनिधि के पाँव की तरफ परसाई जी की दृष्टि गई, नजर पड़ी, तो उन्होंने देखा, ध्यानपूर्वक से देखा, तो परसाई जी की चप्पलें ही वह ईमानदार प्रतिनिधि पहने हुए थे। उनकी चप्पलें पहनकर उन्हें उपदेश दे रहे थे, क्या आपकी चप्पलें उस सम्मेलन में चोरी हो गई, गायब हो गई? इस प्रकार परसाई जी को ही कह रहे थे। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थीं। देखिए कितना ईमानदार है। जो चप्पलें पहनकर आए हुए हैं, वे चप्पलें ही परसाई जी के हैं
और उन्हें ही उपदेश दे रहे हैं। और जो परसाई जी पहने हुए हैं फटे पुराने चप्पलें, वे इस ईमानदार प्रतिनिधि की हैं। उनके चप्पलें वे व्यक्ति देख रहा था और वे व्यक्ति जो पहने चप्पलें परसाई जी देख रहे थे। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। फिर भी वे ईमानदार प्रतिनिधि परसाई जी को ही समझाने लगे, देखिए साहब, आप चप्पलें एक जगह पर नहीं उतारनी चाहिए। यदि आप एक ही जगह पर चप्पलें उतारेंगे तो इस प्रकार गड़बड़ हो जाएगी, इस प्रकार अदला बदली हो जाएगी। समझाने लगे, परसाई जी को ही समझाने लगे। परसाई जी की चप्पलें स्वयं वे पहने हुए हैं और परसाई जी को ही समझा रहे हैं। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, और कह रहे हैं नहीं साहब, आप इतने बड़े जलसों में या समारोह में, सम्मेलन में दोनों चप्पलें एक ही जगह पर नहीं छोड़नी चाहिए। एक चप्पल यहाँ छोड़िए तो दूसरा चप्पल 10 फीट दूर छोड़िए। और कहते हैं तब चप्पलें चोरी नहीं होती, तब आपकी चप्पलें चोरी नहीं होंगी, कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि एक चप्पल तो रहेगा तो दूसरा चप्पल वहां पर नहीं रहेगा। इस प्रकार समझाने लगे। एक ही जगह जो जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, एक ही जगह पर चप्पलें दोनों ही रहेंगे तो कोई भी पहन ले जाएगा। इस प्रकार समझाने लगे परसाई जी को। मैंने ऐसा ही किया था। तब बोले उस ईमानदार प्रतिनिधि ने परसाई जी को कहे, मैंने वैसा ही किया था जैसा मैंने आपको अभी कहा है। मेरी एक चप्पल यहाँ पर छोड़ के और दूसरी चप्पल 10 फीट दूर छोड़ा हुआ था। देखिए मेरी चप्पलें नहीं चोरी हुई। तो स्वयं पहनी हुई चप्पलें परसाई जी की ही हैं। इस प्रकार उन्होंने लेखक को समझाने लगे। तो छात्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। हम इस व्यंग्य रचना के आगे के पाठ के बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए, मन में इस पाठ को पढ़िए। आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई शब्द या वाक्य नहीं मालूम हुआ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं।